everyone, welcome back to A Square Academy. In the previous video completed all the concepts and properties of sets. Now it's time to practice. In this video we'll solve a large number of important set questions starting from basic level and gradually moving to JEE mains and advanced level. Every question will be explained step by step so that you not only get the correct answer but also understand the concept behind it. I recommend that you pause the video, try each question on your own and then continue the video to check the complete solution. This method will help you improve your problem solving speed and accuracy. If you watch this video till the end, your concept of sets will become much more stronger and you will be able to solve similar question confidently in JEE Mains, Advanced, NDA, CUET and other competitive examinations. So without wasting any time, let's begin with question number 1. Question number first, a survey shows that 63% of Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apple, then X is 39, X is 63, this and this. We have to find the solution of this, right? तो स्टेटमेंट आप आराम से एक बार पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके. लेट अस कम टू द सोल्यूशन. देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है, बट यू हैव टू लुक फॉर द लॉजिक्स. जैसे सर्वे शोज डेट 60%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे. लेट एन सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट. हमने एक सी सेट एज्यूम कर लिया. किसके लिए? अमेरिकन्स who like cheese, right? This is for C set. And C means number of persons who like cheese. वो कितने हमें दिए हुए हैं? 63%. अगर हम उसको 63 लिख लेते हैं, परसेंटेज को भी यूज़ करेंगे. N6 is 76 और इसको क्या ले लिया हमने? Americans who like apples, right? And X like both cheese and apple. Both means दोनों की intersection, right? अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, we have this formula N C union A, N of C plus N of A minus N of C intersection A, right? अब जिस की वैल्यू पता है वो पुट करो. N C की वैल्यू 63, N A की वैल्यू 76, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें x दी हुई है तो हम x ही लिख देंगे, राइट? दिस इज 139 माइनस x और C यूनियन A. गॉट इट? अब जो बच्चे इसको सीरियसली माइन्यूटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और डायरेक्ट करेंगे, वो इसका रॉन्ग सोल्यूशन देंगे. वो क्या, जो आपको अभी राइट लगेगा, शायद सबको नहीं, कुछ बच्चों को, वो क्या देंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वर्ड गिवन है, दिस इज गिवन परसेंटेज, तो ये 63% हो गया, 76% हो गया. तो अगर हम परसेंटेज और X% हो गया, राइट, एवरीथिंग इज इन परसेंटेज, तो बच्चे ये कह सकते हैं, मतलब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, जो ठीक नहीं है, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज. तो यूनियन हमेशा मीन्स दोनों की कंबाइंड, वो क्या बन जाएगी? 100%. ठीक है, तो परसेंटेज कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 139 माइनस एक्स. एक्स इज 39, तो आपकी ऑप्शन क्या आ जाएगी? 39 एज आंसर. देखो, मैं अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ सॉल्यूशंस ही नहीं करवा रही हूँ, सॉल्यूशंस के साथ ये भी बताना चाह रही हूँ हर क्वेश्चन में कि आप लोगों उस टाइम थोड़ा सा भी माइंड अगर फोकस होने की बजाय डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो उस टाइम पे आप लोग क्या क्या आंसर दे सकते हो. देखो, आपके ऑप्शन में 39 भी है, ये भी है, ये भी है, नन भी है. आपने 39 आंसर दे दिया, जो कि रॉन्ग है. क्यों दे दिया? कई बच्चों के जो ध्यान से नहीं कर रहे होंगे इस चीज़ को, हो सकता है, मैंने ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे, हो सकता है जितने बच्चे यहाँ पे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक ही स्टूडेंट कम से कम ये सोचे, तो उस एक बच्चे के लिए ये चीज़ है. जितने लोग भी सोचें कि वो आपने हर चीज़ को माइन्यूटली पूरी डेप्थ में सोचना है, थोड़ा सा नहीं सोचना, क्योंकि इंटरसेक्शन, ये 3 चीज़ें आपको गिवन थी, यू हैड गिवन दिस, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, राइट?
तो आपने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 100 पुट कर सकते हैं बच्चे, ये नहीं कि नहीं कर सकते, बट नुकसान क्या हुआ, आपका आंसर गलत बाद में होता है। ओह शिट, ऐसे नहीं करना था, इसको तो ऐसे भी सोचना था। तो हर क्वेश्चन को गहराई में जाके सोचो। अब हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे, मेन सोल्यूशन। यू हैव गिवन दिस, अगर आपको क्या गिवन है, इंटरसेक्शन इज एक्स। इंटरसेक्शन मतलब ए सेट और सी सेट में जो कॉमन पोर्शन होगा, ऑब्वियसली परसेंटेज की फॉर्म में है, तो परसेंटेज मतलब कितना होता है टोटल 100। तो जो x है वो क्या होगा, x जो है आपका 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 100 से लेस ही होगा। हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ की, x मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन C। Sorry, not A union C, A intersection C. Now we have to discuss about A intersection C means x की वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता है कि वो 100 से तो कम ही होगी, राइट, बट हमें ये भी पता है कि अगर A सेट में, राइट, अभी जैसे हमें पता चला 63% एलिमेंट्स हैं, और B सेट में मीन C सेट में आपके पास 76% एलिमेंट्स हैं। ये शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ये A में है, ये C में है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे हमने ये देखना है। तो ऑब्वियसली ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे आपके कॉमन एलिमेंट, अगर मैं इस सेट को देखती हूँ तो इस सेट के अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 63 से कम ही होंगे, मतलब x क्या हो जाएगा 63 से छोटा। और अगर मैं इस सेट में x को देखती हूँ तो x के एलिमेंट्स क्या होंगे 76 से कम, मतलब जो ये x होगा इस ये वाले 63 और ये वाले 76 दोनों से क्या हो जाएगा लेस। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 63 से भी लेस और 76 से भी लेस। मतलब अगर मैं दोनों में से एक ही चीज़ ले सकते हैं, अगर दो स्मॉलर के साइन हो उनमें से कंबाइंड आंसर लेना हो तो हम कौन सा आंसर लेते हैं, जो दोनों में स्मॉल है। यही अगर दोनों में ग्रेटर का साइन होता है, जनरल बता रही हूँ, इस क्वेश्चन से कोई कंसर्न नहीं है, दोनों में ग्रेटर का साइन होता, सॉरी यहाँ पे भी x है, और हमें दोनों में से एक नंबर चूज़ करना है, तो वो कौन सा चूज़ करते जो दोनों में ग्रेटर है। दिस इज़ ऑल लॉजिकल, आप इजीली इसका लॉजिक क्लियर कर सकते हो, समझ भी आ सकता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो यू कैन आस्क। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 63, x इज़ लेस देन इक्वल टू 63। अब x की वैल्यू क्या होगी 63 से कम, राइट, बट जो आपने यहाँ पे आपने अभी कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया 139 माइनस एक्स, इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एन सी यूनियन ए, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हम लेकर आएंगे ये वाली चीज़ यहाँ पे, इसको मैंने नेमिंग दे दी, इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास 6, दिस इज़ नेमिंग 1, दिस इज़ इक्वल टू 139 माइनस एक्स, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किया था, राइट। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं, एक मिनट ये रब हो गया, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, एन सी इंटरसेक्शन ए इज़ 139 माइनस एक्स, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर हमने देखा तो हमारे पास, सॉरी दिस इज़ यूनियन नॉट इंटरसेक्शन, राइट। अब इन दोनों की जो यूनियन है उसकी वैल्यू क्या होगी हमें तो वो नहीं पता, मतलब ए सेट और बी सेट, राइट, ये 63% है, ये 76% है, तो टोटल जो इनकी यूनियन हो सकती है 100% से ज़्यादा तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। और परसेंटेज की फॉर्म का ये, क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो परसेंटेज का हमेशा मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ जो 65% है वो 100 से तो लेस होगी, ये जो आपके पास 76% है ये भी 100 से लेस होगा। परसेंटेज दे दिया मीन्स हर चीज़ ये आप, और इनकी जब यूनियन लोगे ये वाली सारी तो वो भी क्या आ जाएगी 100 से लेस। तो कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि सी यूनियन ए जो है वो 100 या 100 से छोटा होगा, राइट। अब सी यूनियन ए की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो 139 माइनस एक्स, यहाँ से सॉल्व किया 139 माइनस 100 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 39 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, राइट।
इसको मैंने नेमिंग दे दी 3। अब आप कहोगे 2 नेमिंग कहाँ पे है? 2 नेमिंग हम दे देंगे इसको। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन अगर हम देखते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में था x इज लेस देन 63, थर्ड में है x इज ग्रेटर देन 39। दोनों को कंबाइन करेंगे तो x 63 से छोटा है और 39 से बड़ा है। जब आपने पूरा लॉजिकली क्वेश्चन को यूज़ किया तो आपका आंसर ये आ रहा है। देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। दिस इज़ ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन। बट अगर आपने बिना लॉजिक्स के आराम से क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड सीबीएसई के फॉर्मेट से क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते रहे तो आपका आंसर ये आया था, जो रॉन्ग था। इसीलिए आपने एक लेमैन की तरह नहीं सोचना, हर क्वेश्चन की गहराई में जाके हर पॉइंट पे परसेंटेज का साइन है तो 100 हो सकता है, हर पॉइंट पे कंसीडर करना है रेदर देन फटाफट क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, ऑलमोस्ट पहले की तरह ही यह है। इसको खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, हम चेक करेंगे दिस इज़ राइट और रॉन्ग। राइट, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसका आंसर शायद ए ऑप्शन है। फिर भी एक बार आप चेक करना और सोल्यूशन अपना कमेंट बॉक्स में डालना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। This is third question. A set is given, B set is given, n is natural number, n is universal set and natural number. We have to find the value of this. कि इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको अगर हम जनरली नंबर्स नहीं लिखते अभी, अगर हम इसको जनरली सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग। राइट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। राइट, एलिमेंट्स हमें पता है बट मैं अभी लिखना नहीं चाह रही हूँ। ये सेट ए है, ये बी है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो ए यूनियन बी हमें चाहिए। अगर हमने ए यूनियन बी निकाला तो क्या आ जाएगा? ये वाला सारा पोर्शन जो मैं अभी शेड कर रही हूँ। राइट, दिस ऑल द पोर्शन इज ए यूनियन बी। मैंने इस ए यूनियन बी को यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब, इसको अगर हम अलग कलर से करते हैं थोड़ा क्लियर रहेगा। अगर ये मैंने अभी क्या ड्रॉ किया? ए यूनियन बी। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करूँगी, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी सेट के बाहर वाले सारे एलिमेंट्स। राइट, दिस गॉट इट? बी सेट के बाहर वाले एलिमेंट्स मतलब ये वाला जो बी सेट की मैं बाउंड्री एक फिक्स कर देती हूँ ब्लू कलर से, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बी सेट है, इस ब्लू बाउंड्री के बाहर वाले सारे एलिमेंट्स। राइट, हमें क्या गिवन है? ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों की इंटरसेक्शन। मतलब ऊपर मैंने जो ब्लू कलर से और जो ब्लैक कलर से सर्कल किया है, जो दोनों में कॉमन होगा, मुझे उनकी कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। राइट, कॉमन पोर्शन। तो इनमें कॉमन पोर्शन क्या है? ब्लू और ब्लैक वाले का, ब्लू और ब्लैक वाले का ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है या कुछ और आ रहा है? एक बार आप देखो। देन व्हाट आर वी गेटिंग? द कॉमन पोर्शन इज दिस रेड पोर्शन। रेड पोर्शन को हम क्या लिख देंगे? ए माइनस बी, मतलब ए सेट में से बी निकाल दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई मैं मिस्टेक कर रही हूँ। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एजम्पशंस क्यों कर रहे हैं? ए में कोई एलिमेंट नहीं लिया, बी में कोई एलिमेंट नहीं लिया, जबकि हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे। वाई मैम हैज़ नॉट टेकन कंसीडर दीज पॉइंट्स? इन्हीं को लेके क्वेश्चन कर लेते। अगर हम इन्हीं को लेके क्वेश्चन, एक्चुअली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर ये चीज़ें आपको नहीं दी हुई, राइट, तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, हम नहीं कर पाए। बट इनको भी लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर आपने ए यूनियन बी लिया और ये लिया तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, हम उस पॉइंट पे जाएंगे। देखने में दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट दिस इज़ नॉट लाइक डैट, क्योंकि इसमें बताने वाले कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो क्या है, जिस पे आप आगे जाकर कंफ्यूज हो सकते हो। राइट, तो वो वाले पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे मेन अभी के अभी।
ना कम टू द मेन सोल्यूशन, क्योंकि इस सोल्यूशन में एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें ए यूनियन बी चाहिए। अगर हमने नेचुरली ए यूनियन बी निकाला, ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, राइट, और बी में है 2 से लेके 18 तक सारे इवन नंबर। मतलब ए में है 1 से 18 तक ऑड नंबर, बी में 1 से 18 तक इवन नंबर। अगर हमने इनकी यूनियन ली तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 18। नाउ क्वेश्चन इज, क्या 1 से लेके 18 तक सारे एलिमेंट्स लेने के बाद आप ए यूनियन बी को नेचुरल सेट बोल दोगे? नेचुरल मीन्स यहाँ पे नेचुरल मतलब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन ये है कि क्या ए यूनियन बी लेने के बाद हमेशा दो एलिमेंट्स की यूनियन लेने के बाद यूनिवर्सल सेट आता है? नो। हर बार दो सेट्स की या ज़्यादा सेट्स की यूनियन लेने के बाद यूनिवर्सल सेट नहीं आता। अब इस सेट में मैंने यूनिवर्सल सेट क्यों लिया, यहीं पे ही स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। दिस इज़ अ हिडन मेन पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे आप कन्फ्यूज़न कर सकते हो। नाउ लिसन माई पॉइंट्स वेरी केयरफुली। यू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन ये नेचुरल नंबर आएगा, बिकॉज व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बिलोंग टू इधर ए और बी, मतलब कोई भी एलिमेंट्स की जो यूनिवर्सल यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट मीन्स एन की इक्वल कब आएगी, जब यूनिवर्सल सेट जो आपका है नेचुरल नंबर्स, उसका हर एक एलिमेंट या ए को बिलोंग कर रहा है या बी को बिलोंग कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बिलोंग टू इधर ए और बी। इन दिस क्वेश्चन all numbers from 1 to 18 are covered by A and B। आपके जितने भी 1 से लेके 18 तक कम नंबर्स हैं वो या तो ए सेट में है या बी में है। सारे ऑड नंबर ए में हैं और सारे इवन नंबर बी में हैं। तो इस केस में हमने ए यूनियन बी क्या ले लिया, नेचुरल नंबर एंड यूनिवर्सल सेट मीन्स नेचुरल नंबर। बट हर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट ही इस क्वेश्चन में समझने वाला है। दिस इज़ द डिफरेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। आपको इसी पॉइंट को अगर आपके माइंड में नहीं आएगा, इसलिए आपको जो क्वेश्चन मेरी वीडियोस में मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ रही है वो ना हो। एक और डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं या यूनिवर्सल सेट की, अगर आपको पहले वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, पहले वाले पॉइंट डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई कि वाई ए यूनियन बी इज़ एन, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, द यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट अंडर डिस्कशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, containing all elements under discussion। थोड़ा सा फास्ट लिख दिया, इसको आराम से लिखती हूँ, डिस्कशन। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स डिस्कशन हो रहे हैं, एलिमेंट्स या पॉइंट्स जो डिस्कशन हो रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स अंडर डिस्कशन, क्वेश्चन में जो पॉइंट डिस्कशन हो रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम किस में काउंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट में। अब जितने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट डिस्कशन हो रहे हैं इवन और ऑड, वो सारे के सारे किस में, मतलब जितने भी पॉइंट हैं 1 से 18 तक हैं, तो 1 से 18 तक कितने नंबर्स बन जाते हैं, या इवन या ऑड, वो सारे के सारे नंबर यूनियन में आ रहे हैं, कोई भी एक नंबर छूट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये n बन जाएगा। अगर a या b की यूनियन लेने के बाद 1 से लेके 18 तक एक आधा नंबर छूट जाता, फिर हम n ना लेते, राइट। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट यहाँ फिर भी वो प्रॉब्लम कई बच्चों को रहेगी कि मैम इस क्वेश्चन में हमने इसको यूनिवर्सल सेट क्यों लिया, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम a यूनियन b को यूनिवर्सल सेट नहीं लेंगे। जो मैं समझा रही हूँ उसको भी समझो, जो कई हिडन बातें हैं जो मैं कह रही हूँ बट सुन नहीं रहे, बट उसको भी समझने की कोशिश करो। फिर भी इफ़ यू आर नॉट क्लियर, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर होगा। लिसन माय पॉइंट मैनी टाइम्स आप, और उस पर बस सोचो तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वाई आई हैव टेकन दिस। क्रैम नहीं करना है, बिकॉज कई बच्चों को ए यूनियन बी एन क्यों लिया, ये क्या क्रैम वाली बात ही लगेगी।
एक बार फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं डिफरेंट वे में। ये ध्यान दें कि हमने जब ए यूनियन बी लिया वो एन आया, लिख लिया। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 18 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे मिलाकर क्या बन रहे हैं, एन सेट के, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, राइट। कोई भी नंबर मिसिंग नहीं हो रहा। तो दिस इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझने वाला है, अदरवाइज क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है। ए यूनियन बी को हमने यहाँ पे एन लिया है, आपको ये पॉइंट बस क्लियर करना है। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट तो आपको आगे समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्वेश्चन हो चुका है। मैंने जब इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया था, क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो आप लोगों ने देख लिया था आपको क्या इश्यूज़ आए थे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ था, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस नाउ कम बैक टू दिस, क्या किया हमने, ए यूनियन बी क्या आ गया, नेचुरल सेट, गॉट इट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, कम टू द सोल्यूशन, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी कितना आ गया, एन, इंटरसेक्शन क्या है, बी डैश, मैंने इसको बाकी एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब एन और बी डैश की अगर हमने इंटरसेक्शन ली तो आपके पास वो क्या आएगा, लेट अस सी, दिस इज एन मीन्स यूनिवर्सल सेट, सपोज दिस इज बी, राइट। अगर हमने बी सेट की कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ जाएगा, बी सेट के बाहर वाले सारे क्वेश्चन एलिमेंट्स, ये एन है सारा स्क्वायर रेक्टेंगल एन है और ये बी सेट है, दोनों की इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये। इसका मतलब जब हमने एन और सॉरी दिस इज नॉट कॉमन, राइट। अब एन में और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, जो शेडेड, जो एन में भी हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में भी हैं, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट और एन में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये सारे मतलब बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। इसका मतलब एन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या था, ये एज इट इज, हमने इतनी बड़ी सी इक्वेशन को सॉल्व करके इस सिंप्लीफाई इक्वेशन पे आ गए, राइट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में क्या हम ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है हमने ये बताना है। ये जो क्वेश्चन है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया वो बी के इक्वल आ रहा है और बी का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल आ रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट की जगह बी लिख दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख दिया, ए। बी यूनियन ए, बी यूनियन ए हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, एन, सो योर आंसर इज दिस। अब आप कहोगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी क्यों आ रहा है, क्योंकि ए और बी में, राइट, टोटल आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1 से लेके 18 तक सारे। ए में अगर सारे ऑड नंबर हैं तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है वो किस में है, बी में है। जब भी ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये वाला सेट आएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये वाला सेट आएगा। इस चीज़ को याद नहीं रखना है, मीन्स ऐसे मैंने कहा इस चीज़ को क्रैम नहीं करना है, इसको समझ के लॉजिकल माइंड में बिठाने हैं, लॉजिक बिठाने हैं ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओ, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, you have given an is equal to ax and bn and cn के intersection dn where b and c belongs to n is a natural, are relative prime numbers, then these are the conditions we have to see. Now let us start from here. an is given ax where x belongs to n, राइट। तो यहाँ से अगर हम b सेट की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, bn, a को रिप्लेस कर दिया bx से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, bx वेयर x बिलोंग्स टू n। सिमिलरली अगर हमें cn की, bn की वैल्यू चाहिए, cn की वैल्यू चाहिए, cn को क्या लिख देंगे, cx वेयर x बिलोंग्स टू n, राइट। इसको अगर हम सिंपली बोलें बी एन बी एक्स के इक्वल है तो बी एक्स एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बी, मतलब एक्स क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स, तो क्या हम लिख सकते हैं, और ये सारे क्या हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स।
तो बी को हम क्या, प्राइम नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं तो इंटीजर्स हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं कि बी एक्स सारे के सारे क्या हैं, बी का मल्टीपल। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सी, राइट। अब अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, बी एन इंटरसेक्शन सी एन, यही बताना है ना हमने। इन दोनों की इंटरसेक्शन ली, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सी, राइट। और बी और सी क्या हमें गिवन है, रिलेटिव प्राइम नंबर्स, बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स। तो बी और सी अगर प्राइम नंबर्स हैं, मतलब दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स, तो दोनों में कुछ कॉमन तो ये होंगे नहीं, एन क्या है, नेचुरल। तो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी, जो बी और सी के होंगे, राइट। बी एंड सी इंटरसेक्शन इज बी सी एन। तो ये किसके इक्वल गिवन है, डी के। डी किसके इक्वल आ गया, बी सी एन, राइट। एन इज फॉर नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, डी इज इक्वल टू बी सी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ विल कम टू द एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए हमारा मेन चैनल है। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्राइम। व्हाट आर द रिलेटिव प्राइम नंबर्स। आपने देखा रिलेटिव प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन सर्च भी करोगे, आपके पास क्या आएगी, द नंबर्स, टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। इनको आप को प्राइम भी बोल सकते हो, राइट। अगर उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD आप बोल सकते हो, वो क्या होना चाहिए, 1। अगर दो नंबर्स का, इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, दिस, बट अगर आपको ये नोटेशन में डाउट है तो फिलहाल 1। दो नंबर्स का HCF या GCD अगर 1 है तो वो क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। और एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो HCF है 1 होगा, और उन नंबर्स का अगर हम LCM लेंगे वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। यही इसी वजह से हमने BN और CN का जब हमने इंटरसेक्शन ली तो इनमें कॉमन पॉइंट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि B और C दोनों क्या हैं, आपके रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो इनकी इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ द GCD इज 1। अगला सिचुएशन जो आपने ध्यान देनी है वो क्या है, दे नीड नॉट बी प्राइम इंडिविजुअली। दिस इज अ जनरल डेफिनेशन। इस क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ है कि B एंड C आर द प्राइम, दीज आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ये रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं, बट दे नीड नॉट बी प्राइम इंडिविजुअली। इंडिविजुअली प्राइम होने की ज़रूरत नहीं है, दे ओनली नीड टू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर कोई दो नंबर्स हैं, वो प्राइम हैं या नहीं है हमें उससे कंसर्न नहीं है, बट उनकी GCD 1 है, मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो डैट नंबर्स आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रही हूँ, डैट इज़ 8 एंड 15। इनकी अगर आप GCD लोगे वो क्या आ जाएगी, 1, राइट। तो 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 8 अपने आप प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर है, बट उनकी GCD आपके पास क्या आ गई, 1। सो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, राइट। और हम इसको एक चीज़ को एक बड़े ध्यान से दोबारा लिख सकते हैं फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। Two numbers A and B are called relatively prime if GCD of AB is 1 and LCM of AB is AB.
ये कंडीशन किसकी है? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की। देखो हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिस्कस करने की बजाय जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं उनमें आता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते जाएंगे और पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, ए एन इतना गिवन है एंड दिस वेयर ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम देन दिस। अब इसमें 10th क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 5th। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। शायद जो मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन की आंसर दैट इज़ डी ऑप्शन। फिर भी एक बार आप देख कर देखना कि इसका आंसर क्या ऑप्शन आएगी। एग्जैक्टली डी ऑप्शन मीन्स नन अगर आ रहा है, नन ऑफ दीज, तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, कम टू द स्टेटमेंट। क्विकली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आराम से इस पर फोकस करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि क्विक में ही स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड एट 40% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए, 20% by B, 10% by C, 5% by A and B, 3% B and C, 4% E and C, 2% by all, then the number of families which by A only is. Now let us assume नंबर ऑफ फैमिलीज़ को अगर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज n 10,000, 40% बाई न्यूज़पेपर ए, तो डायरेक्ट लिख लो एन ए इज़ 40%। 40% किसका? इन्हीं फैमिलीज़ का ही दिया हुआ है ना। इन फैमिली में से 40% है जो ए न्यूज़पेपर बाई करते हैं। 40% को आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस, दीज टू कैंसल, डैट इज़ 4000, राइट। गिवन स्टेटमेंट की हर लाइन को, हर वर्ड को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। पहले फर्स्ट ये आ गया, दूसरा ये 20% बाई न्यूज़पेपर बी, तो 20% को सेम वे में आप सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डैट इज़ 2000 एंड 10% को हमने सी मान लिया, डैट इज़ 1000। आप इसी तरह से सॉल्व कर लोगे। 5% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी। ए एंड बी का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके थे। एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन। इसका मतलब ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। वो कितना आएगा? 5%। 5% निकालोगे तो क्या आएगा? 500। 5% ऑफ 10,000, राइट। बी एंड सी मीन्स बी इंटरसेक्शन सी, डैट इज़ 3%, 300। A and C means A intersection C, that is given 400. 2% families buy all the three. 2% family जो तीनों न्यूज़पेपर लेती है, तीनों मीन्स A, B और C, तीनों की इंटरसेक्शन ये क्या आ जाएगी? 200। गॉट इट। हमने बताना क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ओनली A, जो सिर्फ A न्यूज़पेपर लेती है, जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर लेती है, उस फैमिली को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? वो फैमिली जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर रीड करती है, तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा आपके पास? अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो ए न्यूज़पेपर लेते हैं उनकी बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन। मतलब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये ए है, सपोज दिस इज़ ए, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, राइट। ठीक है। अब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने कौन से लेने हैं? ओनली ए, जो सिर्फ ए में है, मतलब ए का ये वाला पोर्शन, राइट, जो बी में नहीं है। अब ए ये सारा है जिसको मैंने ब्लैक कर दिया अभी, ठीक है। ए का जो ये वाला पोर्शन है वो बी में भी है, ये पोर्शन सी में भी है, ये पोर्शन तीनों में है। तो हमें कौन सा लेना है? जो सिर्फ ए में है और किसी में नहीं है। तो वो कौन सा पोर्शन आएगा? जो मैंने पिंक या मेजेंटा कलर से डार्क किया है। तो इस पोर्शन में जो मैंने डार्क किया है, इस पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी कवर हो सकती हैं जो हमने डार्क किया है? इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? ए सेट आ गया, बी के बाहर के एलिमेंट्स आ गए, सी के बाहर के एलिमेंट्स आ गए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन,
सी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें ही आएंगी ना। इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो। क्या हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉ, मैंने आपको डे 1 जो पहली वर्कशीट थी उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, उसमें एक डी मॉर्गन लॉ था। डी मॉर्गन लॉ क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हम कॉम्प्लीमेंट की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप डैश भी यूज़ कर सकते हो। मैं आप डैश अगर यूज़ करूँगी थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, आपको जैसे ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, अगर दो अलग अलग सेट्स की कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो उनकी कंबाइंड यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाती है। या शॉर्ट में लेमैन की लैंग्वेज में बोले, अगर यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का साइन है, यहाँ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन यूनियन बन जाएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी समझ के कर सकते हो। इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँगी, ये एन एज इट इज़, ए ये इंटरसेक्शन एज इट इज़, ये इन दोनों पे मैंने डी मॉर्गन लॉ लगाया, दोनों की अलग अलग कॉम्प्लीमेंट थी, सेम कॉम्प्लीमेंट बन गया, दोनों की इंटरसेक्शन थी, यूनियन बन गई। राइट, इतना हो गया क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट, एक तो वेन डायग्राम से इसको चेक करो, या दूसरी चीज़ आप इसको इस तरह से इस रिज़ल्ट से देखो जो मैंने फर्स्ट डे प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी। एक रिज़ल्ट था हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एक सेट में से अगर दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन माइनस की जाए, सॉरी दोनों का इंटरसेक्शन ली जाए, तो वो क्या आ जाएगा, जो लार्जर सेट होगा उसमें से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, यूजिंग दिस रिजल्ट, अगर ये ए है ये बी है तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। राइट, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, जो मैंने डे 1 में आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी उसमें थी। तो मैं यहाँ दोबारा उसको लिख रही हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, उसमें यहाँ पे जब मैंने लॉ लिखवाया था एन नहीं था। राइट, तो मैं फ़िलहाल अगर एन को यहाँ से हटा देती हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बाहर कॉमन में क्या है, इंटरसेक्शन, तो इस इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसके साथ भी लिखा ए इंटरसेक्शन सी। अब अंदर कौन सा साइन था, यूनियन का। ये मैंने आपको लेमैन की लैंग्वेज में याद रखने की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखवाया कि यू हैव टू डू लाइक दिस। राइट, अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एन ए एज इट इज़ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाय यूजिंग दिस क्या बन जाएगा, यहाँ पे कहीं पे n नहीं था जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, तो यहाँ पे हम अगर n है तो n भी लगा देंगे, ये आएगा n, दिस इज़ व्हाट, n a इंटरसेक्शन b यूनियन n a इंटरसेक्शन c। आई थिंक दिस वी हैव रिटन दिस इज इक्वल टू दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको by using the property एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एन ए एज इट इज़, इस सारे को हमने ए मान लिया, इसको बी, तो क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
अब सारे इंटरसेक्शन के साइन है, फिर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे। यहाँ मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिखना था, बट क्योंकि ए इसमें ऑलरेडी आ चुका है और सारे इंटरसेक्शन के साइन है तो हमने रिपीट करके नहीं लिखा, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज एन ए, पुट द वैल्यूज, एन ए की वैल्यू थी 4000, एन ए इंटरसेक्शन बी 500, ए इंटरसेक्शन सी 400, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200, और ये टोटल आपके पास आ जाएगा 3300। दिस इज आंसर, राइट। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो आप कल कर चुके हो, सॉरी जो आप आज अभी कंप्लीट कर लिया हमने इस सोल्यूशन को, राइट। ये इसका आंसर आ चुका है। बट इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज को जो मैंने अभी लगाई, प्रॉपर्टीज़ लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या ये इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस करके यूज़ करने की बजाय हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को दोबारा वेन डायग्राम से भी सॉल्व करें, यू विल गेट कंप्लीट सेम आंसर। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैंने इससे क्यों करवाया और बाद में उससे भी क्यों करवाया, एक ही मेथड से क्यों नहीं करवाया। नाउ वी आर गोइंग टू द वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस व्हाट्सएवर इज रिटन, हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। Now come back to that Venn diagram. तो अगर हमने Venn diagram ड्रॉ किया, this is your universal set, right? This is set A and set B and set C, right? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। See how we can solve this. Now students see, can we take this as set A, this is B, this is C in Venn diagram? अब NA कितना है 4000, राइट। तो जो A सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे, इसको हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसको हमें क्या दिया हुआ है, ये 4000 के इक्वल। दिस इज़ 4000, मैंने छोटा सा यहीं पे लिख दिया। B इज़ 2000 और B के अंदर जो एलिमेंट्स थे सारे उनको दिया है 2000 और C इज़ 1000, राइट। और अगर मैं यहाँ पे इनको एक नेमिंग दे दूँ, जो ये वाला सारा पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, राइट, इसको मैंने नेमिंग दे दी सारे पोर्शन को A, इसको हमने नेमिंग क्या दे दी, स्मॉल a। जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ इतने वाला, इसको हमने नेमिंग क्या दे दी, B। ये वाले पोर्शन को C, इसको D, और जो ये वाला बाहर वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ओनली दिस मच पोर्शन, इसको हमने नेमिंग दे दी E, इसको F, इसको G। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सिंपली ये वाली नेमिंग दी। अब हमें और क्या गिवन है, ये तीनों तो हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं। A इंटरसेक्शन B इज़ 500। अब A इंटरसेक्शन B देखिए क्या है, A सेट और B सेट की इंटरसेक्शन, जो A और B में कॉमन है, ये A सर्कल है, ये B सर्कल है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन। क्या कॉमन आ रहा है, C और D। तो A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या आया, C और D, इसका मतलब C प्लस D कितना दिया हुआ है आपको, 500, राइट। सिमिलरली B इंटरसेक्शन C इज़ 300। अगर B इंटरसेक्शन C 300 है तो ये B सेट है, ये C सेट है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, C और F, इसका मतलब C प्लस F 300 होगा। सेम वे अगला है A इंटरसेक्शन C 400, मीन्स A सेट और C सेट, दोनों में कॉमन क्या है, ये B और C, A और C में कॉमन क्या है, B और C, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 400। तो हम लिख देंगे B प्लस C इज़ 400
एंड नेक्स्ट इज गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी सी तीनों में कॉमन, ये है 200। ए बी सी तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन है, राइट, दिस पोर्शन मतलब सी, डैट मीन्स सी इज गिवन 200। अब हमने क्या देखा, जो ये सारी फिगर्स हमें गिवन थी, ये वाली, ये सारी फिगर्स हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करके जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ और करते हैं। ये सी यहाँ गिवन है, इस सी की वैल्यू यहाँ पुट की तो बी कितना आ जाएगा, सी को 200 पुट किया, बी 400 माइनस 200 डैट इज़ 200। इस सी की वैल्यू यहाँ पुट की 200, तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास 300 माइनस 200। इस सी की वैल्यू यहाँ पुट की तो डी कितना आ जाएगा आपके पास 500 माइनस 200 डैट इज़ 300। एक सेकेंड, मैंने यहाँ शायद गलत कर दिया, सी यहाँ 200 पुट किया तो ये 100 आएगा, राइट, 200 300 100, राइट राइट। अब हमें ये 400 गिवन है, व्हाट इज़ गिवन 400, दिस फुल सेट ए सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, डैट मीन्स क्या हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4000 है, ठीक है। सिमिलरली क्या हम लिख सकते हैं, ये 1000 है, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, बी सी जी एफ, तो डैट मीन्स कैन वी राइट बी सी जी एफ, ये 1000 है। सेम वे दिस इज 2000, डैट मीन्स सी डी ई एफ, तो कैन वी राइट सी डी ई एफ, दिस इज 2000। अब जो जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पता है यहाँ पुट करो इन तीनों में, पहले इसमें पुट करेंगे डी डी। नाउ इन इक्वेशंस में ये वाली वैल्यूज़ जो पता है पुट करेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। लेट अस डू इट फास्ट। ए प्लस बी इज़ गिवन 200, सी इज़ 200 एंड डी इज़ गिवन 300, राइट। दिस इज़ 4 + 3 4000, this is a is equal to 4000 minus 700, that is 3300, so a we got is 3300. Same way put values in it, b is 200, c is 200, g is not known, f is 100 is equal to 1000, तो g की वैल्यू आएगी 1000 माइनस 500 that is 500. Now put in it, c is 200, d is 300, e is not known and f is 100 is equal to 2000. Now e is 2000 minus 600 that is 1400. This is 1400. Check the calculations, right. Now let us see what is, we have calculated all the values, जो भी हमें इसमें unknown values थी a b c d e f, everything we have calculated. Now let us move to the question what he is asking and answer the question. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब इसलिए इजीली हम आंसर कर सकते हैं। इट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली इज़, हमने क्या बताना है, सिर्फ वो वाली फैमिलीज जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर परचेज करती हैं, राइट। जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस वेन डायग्राम, लुक एट, जो ए न्यूज़पेपर रीड करती हैं वो इस सर्कल में है, वो है ए बी सी डी। बट इसमें बी सी डी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अलावा दूसरे न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं, तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो उस केस में आर आंसर विल बी ए। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ए, वो किस में है, ए, उसको हम स्मॉल ए बोलेंगे। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या थी, 3300, तो आंसर इज़ 3300, राइट। दिस इज डन। तो जो भी स्टेटमेंट, अगर आपने ए बी सी डी की ये सारी वैल्यूज़, अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, जो भी वो आपसे पूछेगा आप इजीली आंसर कर सकते हो, कुछ भी वो पूछ सकता है, तो आप अगर इस वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो यू कैन ईजिली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ईजी भी रहेगा, कैलकुलेटिव भी रहेगा और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगी। बट फिर आप कहोगे हमने वो वाला मेथड क्यों यूज़ किया, इतना लॉन्ग मेथड जो पहले मैंने
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, या काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लगा के क्वेश्चन करवाया। उसका एक ही लॉजिक था कि अगर एक क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व करोगे तो दिस इज़ अ लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में जितने ज़्यादा मेथड आप अप्लाई करोगे, सोचोगे, करोगे, यूज़ करोगे, उतने मेथड्स में आपका हाथ खुलेगा। और पेपर में ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन को उस मेथड से ही करना है या इससे ही करना है। जिस क्वेश्चन में जो मेथड अप्लाई हो रहे हैं मैक्सिमम मेथड्स अप्लाई करो जस्ट टू मेक प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी मेथड, ताकि पेपर में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आता है या कोई भी एमसीक्यू ऐसा आता है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है बट एक पर्टिकुलर फॉर्मूले का, लॉ का, प्रॉपर्टी का कुछ भी एक छोटा सा पार्ट पूछा गया है, इनडायरेक्टली अगर आपकी हाथ कमांड होगी, हाथ खुला होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप उस ट्विस्ट किए हुए छोटे से किसी भी लॉ को, फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को सोल्व करके इजीली आंसर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए हर चीज़ प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वेन डायग्राम से ईजिली होते हैं हम उससे नहीं करेंगे। लर्निंग फेज में जिससे मर्जी करो, पेपर में आपकी मर्जी है, जिस मेथड से मर्जी सॉल्व करो, पर लर्निंग फेज में यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरी मेथड, राइट। तो आपको हर मेथड को प्रैक्टिस करना है। डोंट थिंक कि मैंने आज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक भी किया बट एक करने में कई बार कई मेथड्स आपने यूज़ कर लिए, तो that is sufficient. But I am sure enough if you are watching my videos properly and all the videos and all the questions, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का प्रूफ ही नहीं करवा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कर रही हूँ। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, एक क्वेश्चन को कितने मेथड से कर सकते हैं वो भी बता रही हूँ। एक क्वेश्चन जो 2 मिनट में हो सकता है उसको 15-20 मिनट लगा रही हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि उस क्वेश्चन में जो अलग अलग मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, और प्लस आगे हम क्या कर रहे हैं उसमें जो आप मिस्टेक्स कर सकते हो। एक बच्चा पेपर में क्या मिस्टेक करके आता है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या है कि ताकि उन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाओ कि मैंने ये गलती नहीं करनी। अगर हमें पता चलता है कि हम ये गलती करने वाले थे, राइट, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है, तो आपके माइंड में कई सिंपल से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो क्लियर भी हो जाते हैं। तो बेटर है do by all the methods. Coming to the next part, next question, that is question number 7. In this above question, this is related to the previous question, the number of families which buy none of A B C. ये पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है। वो कहता है जिसने A B C नन ऑफ ए बी सी, जिसने ए बी सी में से कोई भी परचेज़ नहीं किया, वो पर्सन्स बताओ कौन से हैं। तो हमें स्टेटमेंट में सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट डायरेक्ट इसी में जाएंगे वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम में से देखेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिसने ए बी सी में से कोई भी परचेज़ नहीं किया। वो तो हमें दिख ही नहीं रहा कि जिसने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा हमें जिसने ए बी सी में से कुछ भी परचेज़ नहीं किया। तो वो कैसे सॉल्व कर, वो सॉल्व करने के लिए एक बार देखेंगे कि टोटल हमारे पास ये जो है टोटल वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स थे, राइट। टोटल इस यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स थे, वो थे 10,000। डैट मीन्स अगर आपके पास ये टोटल 10,000 एलिमेंट्स थे तो ए बी सी सर्कल के जो बाहर के एलिमेंट्स होंगे वो वही होंगे जिन्होंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। अब बच्चे क्या करेंगे, 10,000 में से ए बी सी टोटली माइनस कर देंगे। वो नहीं होगा क्योंकि इस ए के अंदर ये सब कुछ कैलकुलेटेड है। इस 4,000 के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो 2,000 में भी है। तो ऐसे नहीं करना, कई बच्चे डायरेक्ट ये मिस्टेक करते हैं, 10,000 में से ये वाला 1,000, ये वाला 1,000 और ये माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर नो। तो राइट इन कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्यों नहीं करना। जिनको समझ नहीं आया वो ही लिखेंगे, जिनको आ गया वो तो करेंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से क्या माइनस कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ये अंदर वाले सारे एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए। इन सब का टोटल करके देखो क्या क्या है आपके पास। ए 3,300, बी इज़ 200, सी इज़ 200, डी इज़ 300, ई इज़ ई कितना था, ई हमने कैलकुलेट नहीं किया था, राइट। तो ई कैलकुलेट करेंगे, ई क्या होगा आपके पास, 2,000 में से सी डी एफ माइनस कर देंगे, राइट। 2,000 में से ये माइनस किया सी डी एफ। सी है आपके पास 200, डी है 300, 2 3 5 और एक 600। ये माइनस किया तो आ जाएगा 1,400।
तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1400। ये था ए, दिस इज़ ए बी सी डी ई। एफ़ कितना गिवन है आपको 100, और जी भी नहीं पता, तो इस 1000 में से बी सी एफ़ माइनस कर देंगे। बी है 200 प्लस 200 400 प्लस ये 500, तो ये बन जाएगा 500। तो जी आपके पास आ गया यहाँ पे 500, राइट। इन सबको ऐड किया तो यू विल बी गेटिंग दिस 6000। अब इन सबको प्लस करके क्या आ रहा है 6000। हमने 10,000 में से 6000 माइनस किए, डैट मीन्स दिस 10,000 माइनस 6000, वो क्या आ जाएगा 4000। इसका मतलब 4000 हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, जिसका मतलब है कि 4000 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस स्टेटमेंट, if A and B are two sets then A intersection A union B is equal to, हमने ये बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा, राइट। आप अपने आप भी सोच सकते हो, पॉज दो और खुद सोचो, क्योंकि 1 सेकंड का क्वेश्चन है। बट इसको अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। दिस इज, हमें ये गिवन है, राइट, वी हैव गिवन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A यूनियन B जो आपको गिवन है, क्या हम A यूनियन B से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। आप A यूनियन B से क्या क्या कह सकते हो। आप कह सकते हो कि A यूनियन B का मतलब है A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, और A यूनियन B से आप क्या कह सकते हो, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर इतनी चीज़ दी हुई है तो आप यहाँ और कुछ A और B सेट्स नहीं दिए हुए, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, यही कर सकते हो कि A यूनियन B का सबसेट है, B भी इसका सबसेट है। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि दो सेट्स की मतलब A के एलिमेंट्स तो इसमें होंगे, इस सेट में यूनियन में A सेट से ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे तो A इसका सबसेट हो गया, B से भी ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो B इसका सबसेट हो गया, राइट। अब हमें हमारा काम इसी एक पार्ट से ही चल जाएगा, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लिख भी दिया डजेंट मैटर, इसलिए लिखा कि मुझे आपको समझाना था। अगर A इसका सबसेट है, हमने कहा A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, अगर A इसका सबसेट है तो हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन ली तो वो क्या आ जाएगा A। कैसे, हम सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है A, राइट, आपके पास क्या है, सपोज करो आपके पास ये सेट है A रहने दो, आप कुछ और सेट लिखते हैं, ये सेट है X और ये है Y। अब इस फॉर्मूले से जो हमने वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया अपनी तरफ से, इसमें क्या पता चल रहा है कि Y इज सबसेट ऑफ X, Y X का सबसेट है, राइट, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि Y के सारे एलिमेंट X में हैं। अब Y अगर X का सबसेट है, राइट, तो Y और X की हमने यूनियन ली। अगर Y इसका सबसेट है और Y और X की हमने यूनियन ली, ऑब्वियसली ये किसके इक्वल, यूनियन नहीं, हमें इंटरसेक्शन लेनी है, राइट। हमने Y और X की इंटरसेक्शन ली। स्टेटमेंट इज दिस, अगर Y X का सबसेट है तो X और Y के इंटरसेक्शन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, छोटे सेट के इक्वल आएगा Y के। ये लार्जर सेट है, ये स्मॉलर सेट है, मैं लेमैन की लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ, प्रॉपर सबसेट सुपर सेट ये वाले सेट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको सबको पता है, तो आई एम जस्ट कमिंग टू द क्लियर दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो इसका मतलब अगर एक हम पिछले कितनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, जो छोटा सेट है, और दोनों की यूनियन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, बड़ा सेट। अगर हम इन दोनों की यूनियन लेते X यूनियन Y तो आंसर क्या आता X। बट हमारी स्टेटमेंट क्या है कि A यूनियन B, अगर हमने A और B की यूनियन ली, राइट, तो A और B की यूनियन ले ली, A क्या है इसका सबसेट, तो इस सेट को अगर मैंने X सेट मान लिया, इसको अगर मैंने Y सेट मान लिया है, ठीक है, तो ये देखो आपके पास क्या आएगा, Y सेट, यहाँ से इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन X सेट किसके इक्वल आना चाहिए,
वाई के, इसी सेट के इक्वल आएगा ना। अब वाई सेट क्या था आपके पास, ए इंटरसेक्शन एक्स सेट क्या था, ए यूनियन बी। ये किसके इक्वल आएगा, वाई मीन्स ए के अकॉर्डिंग। दिस इज़ क्लियर। मैंने बिल्कुल इसको जैसे छोटे बच्चे होते हैं लेमैन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, सिर्फ बताने के लिए आपके माइंड को कि हाउ वी हैव टू थिंक। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट इसको ईजिली पहले ही क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि पीछे हम काफ़ी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर चुके हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। A set is finite having n elements, then power set of A has, which option is correct? Obviously 2 की power. Now the next statement is, let A and B have 3 and 6 elements. What can be the minimum number of elements in A union B? हमने बताना है कि A union B में minimum कितने elements होने चाहिए. We have given elements in A is 3, NA is 3, so NB is 3. राइट, यूनियन बताना है, हमें इंटरसेक्शन नहीं पता। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, इसकी 6 दी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हमने क्या बताना है कि ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, मतलब हमने 9 में से कुछ माइनस करना है। 9 में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, 9 में से जितनी चीज़ हम वैल्यू माइनस करते जाएंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया, 2 माइनस किया 7 आ गया, 3 माइनस किया 6 आ गया, आते ही जाएगा। 9 में से 9 माइनस किया 0 आ गया, राइट, और माइनस करते हैं आता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी की जितनी वैल्यू होगी वही 9 में से माइनस करेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी 1 है तो 1 माइनस करेंगे, 2 है तो 2 माइनस करेंगे, 3 है तो 3 माइनस करेंगे। नाउ दिस इज़ नॉट गिवन कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है तो माइनस करेंगे, यू विल बी डन, राइट। तो हमें दिया नहीं हुआ, हम यहाँ पे गेस वर्क करेंगे। कैसे, क्योंकि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 6 हैं। जब दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते, 3 से ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि ए सेट के अंदर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो जितना बड़ा ये होगा उतनी आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। क्योंकि जितना ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होगा उतना नंबर 9 में से माइनस करेंगे, उतनी वैल्यू इसकी छोटी आएगी। तो बड़े से बड़ा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो क्या आएगा, 3। इससे बड़ा हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 डैट इज 6। 6 इज आंसर। डैट मीन्स हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। इसकी मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी शुड बी मैक्सिमम। ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों। एक तो टेक्निक ये हो गई ना, दूसरी जेई मेंस के लिए अगर आप क्विक मेथड लेना चाहते हो, क्विक टेक्निक लेना चाहते हो, तो वो क्या है आपके पास, उससे भी आप इसको कर सकते हो। लेट अस गो टू डैट, जो आपको बुक्स में या कहीं पे भी मिल जाएगी। क्विक जेई टेक्निक जो है, मिनिमम वैल्यू of A union B occurs when the smaller set is contained in the larger set। ठीक है, कंटेंट का मतलब क्या है, बड़ा सेट है, राइट। एक मिनट हम इसको दोबारा करते हैं। मतलब ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। कंटेंट का मतलब है कि जो छोटे वाला सेट है, ये वाला छोटे वाला सेट बड़े सेट के अंदर कंटेंट मीन्स बड़े सेट के अंदर है, पूरी तरह से अंदर है, बाहर नहीं है। तो अगर बड़े सेट में 6 एलिमेंट हैं, छोटे में 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट 3।
तभी आपका ही बनेगा। दिस इज़ ठीक। अब इसको अगर जेई के शॉर्टकट मेथड से लिखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या आएगा, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी। किसी भी सेट की यूनियन, दो सेट्स की यूनियन के मिनिमम एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज 6, राइट। तो आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट याद रखने के बजाय आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट टेक्निक भी याद रख सकते हो कि जब आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए कि ए यूनियन बी में कितने मिनिमम एलिमेंट होंगे, राइट, तो आप लिख दोगे एन ए और एन बी में से जो दोनों में मैक्सिमम है उतने एलिमेंट्स होंगे, राइट। आप डायरेक्ट इससे करो, इस फॉर्मूले को याद रखो। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने जो अभी यहाँ पे प्रूव किया था, ये सारा ये पता होना ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रूव करने से मेन आपका लॉजिक क्लियर होगा कि लॉजिक क्या है, तो आप इसको याद रख सकते हो। मतलब पेपर में इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट सफिशिएंट। पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन की ऑप्शन भी ठीक होनी चाहिए और कम टाइम में होना चाहिए। कम टाइम में कब होगा, जब आप ऐसी टेक्निक्स भी याद रखोगे। अब एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें अब धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि छोटी छोटी स्मॉल टेक्निक्स आपको साथ साथ देनी शुरू कर दूँ जब जब रिलेटेड होगी किसी क्वेश्चन में, राइट। तो यू हैव टू गो फॉर दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस, two finite sets have m and l elements. The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subset of second. The value of m and n is. Now let us see, इसी स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया। अब अपने फॉर्म में लिखेंगे टू सेट्स, मान लो दो सेट्स हैं आपके पास, एक है a और एक है b, दोनों फाइनाइट सेट हैं। एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और b सेट में n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, वो कहता है पहले सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m, दूसरे सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे 2 की पावर n। ये आपको पता है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 2 की पावर m। वो कहते हैं द स्टेटमेंट इज गिवन, ही इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। मतलब जो पहले सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो दूसरे सेट के नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज़्यादा है। मतलब दूसरे सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स में 56 ऐड करेंगे तो पहले सेट के सबसेट्स आ जाएंगे। बस हम एम और एन की वैल्यू निकालनी है। आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, पर मैं एक बार आप सॉल्व करके हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। पावर वाली टर्म्स एक तरफ ले आए, राइट, ये बन गया। अब दोनों में से जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन लो। हमें तो दिए ही नहीं स्मॉलर पावर कौन सी है, तो ऑब्वियसली स्मॉलर हमें नंबर दोनों में से कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर 56 आ रहा है। डैट मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग 56, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू आर गेटिंग सम पॉजिटिव नंबर, राइट। तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इसका मतलब ये छोटा था, ये बड़ा नंबर था। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने माइन्यूटली ध्यान में देनी है। तो इसका मतलब 2 की पावर n क्या बन गया, स्मॉलर नंबर। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं, स्मॉलर नंबर कॉमन लेते हैं। हमने जो चीज़ कॉमन ली, अब 2 की पावर m कॉमन लिया, बट वो इस टर्म में नहीं है। तो जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, 2 की पावर n इसको कॉमन लिया, वो जिसमें नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। या इन शॉर्ट ऐसे लिख दो, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर n से डिवाइड, ये देखो अंदर डिवाइड कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई, या कॉमन लिया। जो आपको ठीक लगता है वैसे बोलो, वैसे लिखो। ये कट करके 1 आ गया, ये ऊपर चला गया, दोनों का बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ये सिंपल सा लॉजिक है जो आप यूज़ करते हो, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा लॉजिकल मेथड नहीं है जिससे आप सॉल्व करोगे, तो नहीं, लॉजिकल मेथड ही है, कोई कैलकुलेटिव मेथड नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। अब देखते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसी चीज़ें हो, सिचुएशन हो सॉल्व करने के लिए, तो लॉजिक ही यूज़ होते हैं। हमेशा राइट हैंड साइड के प्राइम फैक्टर बनाओ। तो 56 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 8 इंटू 7। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 7, राइट। अब लेफ्ट साइड क्या है, 2 की पावर दिस। हमने यहाँ एक लॉजिक यूज़ किया, क्या 2 की पावर कुछ भी लेते हो,
दिस इज 2 की पावर एनी नंबर, 2 की पावर कोई भी नंबर लोगे, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इवन नंबर आएगा। और किसी भी इवन नंबर में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, ऑड नंबर। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि इस सारी सिचुएशन को सॉल्व करके यू आर गेटिंग सम ऑड नंबर। और अगर इस पूरी साइड को इससे इक्वेट करेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर n है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेट हो रही हैं। तो दोनों की पावर्स को अगर सेम किया तो इसका मतलब 2 की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वेट किया ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। यहाँ से तो हमने देख लिया कि ये 3 आ गया। नाउ क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, ऑड को ऑड के इक्वेट कर दिया, राइट। n की वैल्यू 3 थी, यहाँ पुट कर दी, m माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। फिर राइट, जब भी पावर में कोई चीज़ जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में अब हमारे पास जो वेरिएबल है 3 है, हमें 3 कैलकुलेट करना है। 3 अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो अगर पावर में है तो हम दोनों तरफ बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। अब m पावर में है तो हम दोनों तरफ बेस सेम बनाएंगे। बेस सेम बनाने के लिए 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। अगर दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। पावर्स को इक्वेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये उधर चला गया, m कितना आ गया, 6। m इज 6, n इज 3, ये आपका आंसर, राइट। अब इसी के लिए अगर आप स्मॉल शॉर्ट कॉम्पिटिटिव ट्रिक लिखना चाहते हो तो वो है, मीन्स जिसको हम क्विक जेई ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो क्या है कि वेन एवर 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू गिवन नंबर, ये किसी गिवन नंबर के इक्वल दिया हो, जैसे यहाँ पे हमें 56 दिया था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फैक्टर आउट द स्मॉलर पावर, जैसा हमने किया था फैक्टर आउट, स्मॉलर पावर को बाहर ले आए थे जो हमने किया था, राइट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, देन कंपेयर विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, जो हमने किया था, ठीक है। इससे हमें n और m माइनस n की वैल्यूज ईजिली आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इट इज गिवन x y आर टू सेट्स एंड दिस इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। नाउ सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करेंगे, ये है x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है, हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या था, अगर दो अलग अलग सेट्स के ऊपर कॉमन कॉम्प्लीमेंट है तो ले मैन की लैंग्वेज में हम क्या लिख देते हैं, कॉमन कॉम्प्लीमेंट को दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। अब ये तीनों इंटरसेक्शन के साइन हो गए, आप तीनों का इंटरचेंज रिप्लेस कर सकते हो। क्या हम तीनों ही इंटरसेक्शन है तो तीनों का कॉमन लेना है, तो बारी बारी से किन्हीं दो को कॉमन ले लूँगी, किन्हीं दो की इंटरसेक्शन ले लूँगी, तीसरे की बाद में ले लूँगी, क्योंकि इंटरसेक्शन है बीच में कहीं भी यूनियन लिया है वो नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास एक्स सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, किसी भी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे फाई ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो इस सेट में ना हो, राइट। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई इंटरसेक्शन वाई डैट। एम्प्टी सेट के किसी भी सेट से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सो दिस इज फाई इज आंसर। 14th question, let A and B are two non-empty subsets of a set X। A और B X सेट के नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, मतलब A और B दोनों एम्प्टी नहीं है, राइट। सच डेट A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, देन इनमें से कौन सी ऑप्शन प्रूव होगी।
Now it is time to practice. Some practice questions are shown on the screen. Pause the video, solve them, and write your answer in the comment section. I will personally verify your answer. With this video, the chapter sets is now completed. If you had like me to cover any chapter of your choice next, let me know in the comments. Otherwise, my next video will be on algebraic inequalities for class 11th and 12th, JEE Mains and JEE Advanced. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe to A Square Academy and press the bell icon as you never miss an update. Thank you for watching.